स्वाइपर आप इसे देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा रसल स्वाइपर है और इसका आकार देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक मादा है, क्योंकि नर जो है वाइपर्स में काफ़ी छोटे होते हैं। आकार में अगर देखा जाए तो ये सांप करीब 5.5 या 6 फीट तक भी बड़ा हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा रसल स्वाइपर है। क्या आप जानते हैं कि एक औसत मादा जो है वो करीब 40 या 45 बच्चों को जन्म देती है और कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ मादाओं ने तो 60 से 70 बच्चों को भी जन्म दिया है। ये सांप बहुत ही ज़बरदस्त है, हीमोटॉक्सिक जहर से लैस, और इसकी चाल से आप समझ सकते हैं कि ये किसी से भी डरता नहीं है। मैं इस सांप के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग रेंज और स्ट्राइकिंग स्पीड बहुत ही खतरनाक होती है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो रोमन रेंस का सुपरमैन पंच भी इसके सामने फेल है। मैं एक बार के लिए रोमन रेंस का सुपरमैन पंच खा सकता हूँ क्योंकि उससे शायद मैं 10 मिनट के लिए बेहोश हो जाऊँ, लेकिन इसका स्ट्राइक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। इस सांप को ज़्यादातर लोग देखकर अजगर समझ लेते हैं, इसके रंग की वजह से, इसके पैटर्न की वजह से, लेकिन गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। ये चैन नुमार आकृति इसे बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बनाती है। बदकिस्मती से इसके इस रंग की वजह से और इस पैटर्न की वजह से ही इस सांप का पहले बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इसकी खाल से घड़ी के बेल्ट्स, कमर के बेल्ट्स और अलग अलग चीज़ें जैसे कि पर्स, वॉलेट्स बनाई जाती थी, लेकिन आज इस सांप का शिकार करना कानूनन अपराध है। आप देख सकते हैं इसका जो रंग है वो इस ज़मीन के साथ मेल खाता है और ये दिखाई नहीं देता। चला गया अपने रास्ते पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रसल स्वाइपर। और 2 दिन बाद मुझे अपने बाग में राइनोसोरस बीटल के लार्वा मिले, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ पुणे। यहाँ जो सांप मुझे दिखे वो ज्यादा रोचक थे, जिनमें पहला था कॉमन कैट स्नेक। ये है एक कॉमन कैट स्नेक और इसके नाम में मौजूद कॉमन अल्फाज को सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये एक आम प्रजाति है, लेकिन आज की तारीख में ये उतने भी आम नहीं बचे हैं क्योंकि जिस तरह से शहरों का विस्तार हो रहा है उस तरह से इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होने लगा है। वैसे इसे कैट स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह होती है और जिस तरह से ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अर्बोरियल स्पीसीज है, यानी कि पेड़ों पर रहने वाला और पेड़ों पर रेंगने वाला। और अच्छी बात यह है कि इसका जो जहर है वो इतना तीव्र नहीं होता कि इंसान की जान चली जाए, लेकिन अगर ये किसी छिपकली, गिरगिट या पंछी को डस ले तो थोड़ी देर के लिए वो लकवाग्रस्त हो जाएंगे और बेसुध अवस्था में ये जनाब उनका शिकार कर देता है, यानी कि अपने हलक से नीचे उतार देता है। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सांप कॉमन कैट स्नेक। लेकिन इससे भी खूबसूरत एक सांप इसी इलाके के पेड़ों पर रहता है। ये है बाम्बू पिट वाइपर और इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये बाम्बू के पेड़ों पर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पेड़ पौधों पर नहीं रह सकता। ये किसी भी पेड़ पर रहने वाला एक बहुत ही जबरदस्त सरीसृप है। और वाइपर ये नाम तो समझने के लिए काफी है कि एक जहरीला सांप है, लेकिन अगर जहरीले सांपों की बात की जाए तो लोगों में ऐसी धारणा है कि वाइपर जैसे सांप डसने के बाद इस तरह से पलट जाते हैं और पलटने के बाद ही आपके ऊपर जहर का असर होगा, लेकिन क्या वाकई में ये कहानी सच है? वैसे देखा जाए तो आधे रूप से ये कहानी सच है, क्योंकि सांपों के, वाइपर्स के जो दांत है वो काफी लंबे होते हैं, तो बाइट करने के बाद उनके दांत शिकार के मांस में धंस जाते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए इन्हें थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए उनके झपटने का या पलट जाने का और जहर असर करने या न करने का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर इस सांप ने आपको डसा है तो उसके जहर का असर तभी होगा जब ये सांप अपना जहर रिलीज करेगा, और सांप को जहर रिलीज करना है या नहीं ये पूरी तरह से उसके इख्तियार में होता है। कई दशकों पहले पश्चिमी घाटों में ये पिट वाइपर्स बड़ी तादाद में दिखते थे, मगर अब शहरों के विस्तार ने इन पिट वाइपर्स के इलाके और तादाद दोनों पर प्रहार किया है, जिसका एक उदाहरण है पुणे, जो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। बहरहाल अगले दिन मैं अपने एक दोस्त के घर रवाना हुआ जिसने पिछली रात अपने अहाते में निकले एक सांप को पकड़ा था, और उसकी भेजी तस्वीर से मैं जानता हूँ कि वो लाखों में बिकने वाले सांपों में से एक है। यह है एक बहुत ही बड़ा सैंड बोआ, और बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रजाति के सांप लगभग इतने ही बड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वही सांप है जो लाखों करोड़ों में बिकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन क्यों लोग इन्हें लाखों करोड़ों में बेचते या खरीदते हैं? बोआ एक कंस्ट्रिक्टर फैमिली से है। कंस्ट्रिक्टर यानी कि कुंडली मार के शिकार का दम घोटकर उसकी जान लेने वाला सांप, और ये मिट्टी में रहता है, इसीलिए इसे सैंड बोआ कहते हैं। ये अपनी जिंदगी का 80% जो वक्त है वो मिट्टी के अंदर ही बिता देता है। ये मिट्टी में घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही इसका शिकार इसके स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाए ये बिजली की तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और उसे अपनी ताकतवर कुंडली में कस लेता है, अपने शिकार को मिट्टी के अंदर खींच लेता है और फिर वहां पर वो उसे निगल जाता है। एक औसत मादा सैंड बोआ जो है वो लगभग 5 से 20 बच्चों को जन्म देती है। ये उन्हीं सांपों में से एक है जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, लेकिन अवैध तरीके से लोग इन्हें विदेशों में बेचते हैं। पालतू बनाने के लिए विदेशी लोग इन सांपों की सौदेबाजी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत और प्यारा सांप है तो लोग इन्हें पालतू बनाना पसंद करते हैं और विदेशों में फिर इसे एक्सोटिक स्पीसीज के तौर पर वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन्हें पालतू नहीं बना सकते क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत खास कानूनी संरक्षण हासिल है। और
और इसका नजदीकी रिश्तेदार यानी कि अर्थ बोआ तो करोड़ों में बिकता है, क्योंकि तांत्रिक ऐसा कहते हैं कि अगर आप 2 या 2.5 किलो का अर्थ बोआ अपने घर में रखेंगे तो वो आपके लिए लकी साबित होगा और उससे आपके घर में बरकत आएगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। एक अहम बात जानना ये जरूरी है कि सैंड बोआ जहरीला नहीं होता। अगर ये आपको काट भी ले तो इसके छोटे छोटे दांतों की वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा घाव होगा, खून निकलेगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। इसकी जो पूंछ आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल किसी मगरमच्छ की तरह होती है। यहाँ पर आप स्केल्स देख रहे हैं, ये स्केल्स मदद करते हैं इस सांप को मिट्टी के अंदर खुदाई करने की। समंदर के किनारे रहने वाले सैंड बोआ ज्यादातर पंछियों का ही शिकार करते हैं। पता है कैसे? ये मिट्टी के अंदर घात लगाकर बैठा होता है और पंछी यहाँ पर जमीन पर रेंग रहे छोटे मोटे केकड़ों का शिकार करने के लिए आ जाते हैं और फिर इस सैंड बोआ का शिकार बन जाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त सांप है। चलिए मैं इसे आजाद कर देता हूँ यहीं पर। इस सैंड बोआ को यहाँ अलविदा कहकर मैंने इस समुद्री तट पर गश्त लगाई और फिर पहुंचा अपने क्रीपी अनुभव को आपके साथ बांटने। ये राइनो बीटल के लार्वा है। एक औसत वयस्क जो मादा होती है राइनो बीटल की, वो लगभग 50 अंडे देती है और उन अंडों में से इस तरह के ये लार्वा विकसित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लार्वा कुकुन में तब्दील हो जाएंगे, कुकुन जिसे कि प्यूपा कहा जाता है, और कुछ हफ्तों के बाद उनके अंदर से निकलेगा एक राइनो बीटल। इनसे विकसित हो चुका राइनो बीटल अपने वजन से करीब 850 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। किसी इंसान को अगर ये ताकत मिल जाए तो वो इंसान 4 पैसेंजर से भरी हुई बसेस को अपने कंधे पर उठा सकता है। राइनो बीटल का सबसे मनपसंद आहार है नारियल का पेड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नारियल का पेड़ ही है जिसके अंदर एक बीटल ऊपर से दाखिल हो जाता है। वो उस पूरे पेड़ को खाते हुए नीचे तक चला जाता है और नीचे जाने के बाद वो अपने अंडे वहां छोड़ देता है। वैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इन बीटल्स को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानकर खाया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि इनका स्वाद कैसा है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे खाकर देखना। कुछ इस तरह से वो लोग खाते हैं। मैं खा नहीं रहा था, आपको लगा कि मैं खा रहा हूँ, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ और इनकी तरह मैं भी शाकाहारी हूँ, तो इसलिए मैं इनको खाने का इरादा यकीन नहीं रखता।